हेलो फ्रेंड, मैं मंजीत कुमार। आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 22 रोल में। तो दोस्तों, आज देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का जो 100 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर करवाएंगे। यह लघुत्तरीय प्रश्न है जो पार्ट 2 वीडियो रहेगा। इसके पहले पार्ट 1 वीडियो करवा दिए जिसमें 10 क्वेश्चन करवाए हैं और 2022 एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर क्लिक कर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु दोष क्या है। बिंदु दोष क्या है? तो किसी क्रिस्टल में, तो कोई क्रिस्टल रहता है, उसी क्रिस्टल में जालक बिंदु से अभी कणों को का विस्थापन से उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान एक दूसरे में विस्थापित करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। क्रिस्टल जालक में बिंदु के अवयवी कण, जितना अवयवी कण रहता है उसी को विस्थापन एक दूसरे के स्थान पर विस्थापित करते हैं, उसी को उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। तो दोस्तों, यह पूछा गया है 2009 2019 में। टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाया जाएगा फ्रेंड। 12 नंबर है कि प्रसरण दाब को परिभाषित करें। प्रसरण दाब को परिभाषित करें। तो प्रसरण दाब वे बाहरी दाब जो विलयन की तरफ से लगाने पर प्रसरण की क्रिया को रोक पाता है। जो प्रसरण की कार्य होता है उसको क्या करता है? रोक देता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रसरण दाब कहते हैं। यह दोस्तों 2013 और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। 13 नंबर है कि विशिष्ट चालकता क्या है। विशिष्ट चालकता क्या है? तो विशिष्ट चालकता को विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब कि प्रतिरोध के विलोम को, मतलब इसके उल्टा को क्या करते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। जिसका इसका सही मतलब कि मोल प्रति सेंटीमीटर था। वन प्रति सेंटीमीटर होता है विशिष्ट चालकता का। इसको अगर बोलेंगे तो महो इनवर्स सॉरी दोस्तों, महो इनवर्स सेंटीमीटर होता है। इसको महो इनवर्स सेंटीमीटर होता है। महो इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होगा। अगर इसे बोलेंगे तो प्रति मोल महो सेंटीमीटर। इसको बोलेंगे तो महो सेंटीमीटर, प्रति महो सेंटीमीटर। इसका तो विशिष्ट चालकता का ईसाई मात्रक। 14 है कि संक्रिय ऊर्जा क्या है। तो अभिकारक से मध्यवर्ती के निर्माण में आवश्यक ऊर्जा को, अभिकारक जो होता है, अभिकारक के मध्यवर्ती के निर्माण में आवश्यक ऊर्जा को संक्रिय ऊर्जा कहते हैं। यह 2013 और 15 में पूछा गया सवाल है। 15 नंबर है कि एनिलीन HCl में घुलनशील है क्यों। एनिलीन जो है HCl में घुलनशील है क्यों? एनिलीन क्षारीय प्रकृति के कारण यह अम्ल HCl में घुलकर साल्ट बनता है। क्या बनता है? साल्ट बनता है। यह 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वथनांक से के यूनियन से आप क्या समझते हैं? जो क्वथनांक का यूनियन होता है उससे आप क्या समझते हैं? तो किसी द्रव्य का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब, जो वाष्प दाब रहता है, वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। क्वथनांक का यूनियन कहलाता है। जो अब जब भी हम करेंगे गर्म कोई चीज़ को तो उसका वाष्प दाब हो जाएगा, उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो क्वथनांक का यूनियन कहलाता है। इसको बोलेंगे तो डेल्टा TB बराबर T2 - T1 होता है। T2 जहाँ होता है घोल का क्वथनांक, T2 क्या होता है? घोल का क्वथनांक का। T1 होता है शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। ये 2011 और 16-20 में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। 17 नंबर है कि द्रव रागी लायोफिलिक। द्रव रागी को कहते हैं लायोफिलिक एवं द्रव विरागी
लायोफोबिक कोलाइड में अंतर लिखे। मतलब द्रव रागी और द्रव विरागी में अंतर लिखने के लिए है फ्रेंड। तो दोनों में अंतर है, यह है कि पहला है इसमें बड़े बड़े अणु कणों के रूप में रहता है। किसके रूप में? छोटे छोटे कणों के रूप में होते हैं। इसमें छोटे छोटे अणु कणों के रूप में रहते हैं। इसमें बड़ा बड़ा अणु जो रहता है कणों के रूप में होता है, इसमें छोटे छोटे अणु कणों के रूप में होते हैं। द्रव रागी में होता है कि यह अधिक अस्थायी होता है। रागी क्या होता है? अधिक अस्थायी होता है। यह कम अस्थायी होता है द्रव विरागी। और इस पर आवेश की मात्रा शून्य होता है। आवेश की मात्रा किस पर शून्य रहता है? तो लायोफिलिक पर आवेश की मात्रा शून्य रहता है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है फ्रेंड। और इस पर आवेश की मात्रा धनात्मक तथा ऋणात्मक होता है। इस पर आवेश की मात्रा लायोफोबिक में आवेश की मात्रा का होता है ऋणात्मक भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। अभिक्रियाओं पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अभिक्रियाओं पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अभिक्रियाओं पर ताप जितना ही अधिक रहता है, ताप जितना ही अधिक रहता है, अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना ही तेजी से होता है। हर 10 डिग्री ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है। क्या होता है? जब ताप बढ़ाते हैं, हर 10 डिग्री अगर ताप बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग कितना हो जाता है? दोगुना हो जाता है। यह 2016-20 में पूछा गया था। आज के लिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। HIHF शक्तिशाली अम्ल है क्यों? HIHF से शक्तिशाली अम्ल है क्यों? या HF से दुर्बल अम्ल है क्यों? दोनों एक ही क्वेश्चन है फ्रेंड। तो HI की अम्लीय शक्ति, जो HI की कहते हैं अम्लीय शक्ति, HF से अधिक होता है। अम्लीय शक्ति HI का अधिक होता है HF से। ठीक है, क्योंकि HI बंधन लंबाई HF के बंधन लंबाई से अधिक होता है। मतलब HF के बंधन लंबाई से अधिक होता है HI का, और अतः HI HF से शक्तिशाली इसलिए ही होता है शक्तिशाली अम्ल। यह 2014-18 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्योंकि HI अम्लीय शक्ति है, HI की अम्लीय शक्ति HF से क्या होता है? अधिक होता है। क्योंकि HI का बंधन लंबाई क्या होता है? अधिक होता है HF से। HI HF से शक्तिशाली अम्ल है इसीलिए। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। लोहा की 2 मुख्य अयस्कों का नाम लिखे। लोहा के मुख्य अयस्क के नाम लिखते हैं। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट होता है। मैग्नेटाइट Fe3O4 होता है। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट Fe2O3 होता है। तो दोस्तों आज यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूर्ति होते हुए और 100 भी आई, मतलब अभी 80 क्वेश्चन करवाना है फ्रेंड। 20 क्वेश्चन करवा दिए। अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डाले इस तरह आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।